Hello students, hello to all. Welcome to our educational channel Vedant Sir CBSE classes in which we are studying atom and molecules of science chapter class 9. As you are aware students that we have discussed in the part first of this chapter the NCERT portion of the first half portion of this lesson. Now we are continuing with the second part of this particular lesson. So we have discussed about so many numbers of topics. If you have not gone through it, so I request you to go through the concept of this atom and molecule. And we have prepared this lesson in three parts. In the first and second part, we have uh, studied about we will study about the basic explanation of of your NCERT text, which is given in your NCERT book. And in the third part, we will discuss about the important question answers, which is coming asked frequently in your examination pattern. So students, we usually prepare videos on the CBSE pattern, which is very important for you from your examination point of view. So I request you to kindly subscribe my channel so that all the alerts of my videos can will reach to your device as frequently as I upload on this my channel. So coming to the next portion, what is an ion? सो आयन अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके फर्दर का जो पार्ट है हम आयन के बारे में पढ़ेंगे। तो आयन्स क्या होते हैं? कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज मेटल्स। जो कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल से बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ NaCl की, ठीक है, तो NaCl के अंदर सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन जो है नेगेटिव पार्ट है। सो दीज आर नोन एज आयन। सो ये सोडियम भी एक आयन है और क्लोरीन भी इसके अंदर एक आयन है, ठीक है। आयन्स में कंसिस्ट ऑफ ions may consist of single charge atoms or groups of atoms that have net charge on them। तो आयंस के अंदर क्या होते हैं? सिंगल चार्ज एटम्स होते हैं या ग्रुप्स ऑफ एटम होते हैं जिसके अंदर एक नेट चार्ज होता है। एंड आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज। आयन जो होता है नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। सो नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। जो नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। जैसे कि इसके अंदर क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज है तो ये होगा हमारा एनायन होगा, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कटायन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कटायन। ओके, अंडरस्टूड। सो जो नेगेटिव, जैसे कि इसके अंदर सोडियम जो है एक कटायन है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अंदर आयन्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अनायन एंड कटायंस। ओके, सो टेक द जो सोडियम क्लोराइड का जो एग्जांपल मैंने अभी बताया वही सब उन्होंने आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी बताया है। उसके बाद में हम बात करेंगे कौस a group of atoms which carries a charge of a group of atom carrying a charge is known as polyatomic ions। we will learn about the formation of an ion in the chapter 4, ठीक है। अभी हमारे को जो है कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि अनाइक कंपाउंड्स के जैसे कार्बन ऑक्साइड के अंदर दिया हुआ है। तो उसकी जो है रेशो के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है कि 5:2 की है। मैग्नीशियम, ये सब बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं विच डिकम्पोजेस टू गिव आयनाइन एज वेल एज कटायन। जैसे कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो वो जब डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक अनायंस और कटायंस के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम इसके केमिकल फार्मूले कैसे लिखते हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो कि यूजुअली आपको आना चाहिए। और ये आपके जब फर्दर नाइन्थ, जैसे आप एक बार सीख लोगे इसको तो नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12 या आप ग्रेजुएशन भी करते हो या अपना पीजी करते हो, हर जगह पर ये जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। तो मैं आपको आज इसके बारे में बताता हूँ कि केमिकल फार्मूले को लिखते कैसे हैं।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस कंपोजिशन। तो केमिकल फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड का, वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी कंपोजिशन का। द केमिकल फार्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजिली। फॉर द एग्जाम्पल वी नीड टू, इसके अंदर ये देखो इन्होंने जैसे ये बताया है, देखो ये ये बताया है आपको कि ये आपको बताया जैसे सोडियम का जो है इसका कितना चार्ज होता है। जैसे सोडियम का Na+ होता है, पोटेशियम का Kl होता है। अगर मैं बात करूँ, ये आपको याद होनी चाहिए। मैग्नीशियम का Mg का 2+ चार्ज होता है। आयरन का Fe2+ होता है। लाइकवाइज आयोडीन का I- होता है। और अगर पॉली एटॉमिक आयंस की बात करूँ, जैसे अमोनियम क्लोराइड का होता है प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड का माइनस होता है 1, और ये नाइट्रेट का होता है -1 होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको कि आपको याद करना ही करना है, कि इसके बिना आप आगे लेसन के अंदर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को गो थ्रू करें, ताकि ये सारे आपको इसके अनाइंस और कटेंस के चार्ज के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन हो। ठीक है। द कंबाइनिंग पावर, अच्छा इसको हम डिसाइड कैसे कैसे करते हैं। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अब हमारे को ये कैसे पता लगेगा कि इसका +1 है या उसका -1, जिसका एनायन का क्या चार्ज होगा या कटैन का क्या चार्ज होगा, +1 होगा, -1 होगा, -2 होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको हम पता कैसे करते हैं, ये हम पता करते हैं वैलेंसी के द्वारा। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंटिन्यू टू फॉर्म द एटम ऑफ द अनदर एलिमेंट्स टू फॉर्म द केमिकल कंपाउंड। जो वैलेंसी होती है उसी के हिसाब से ही हम एनायन के और कैटायन के चार्जेस को डिसाइड करते हैं, और उसी के हिसाब से केमिकल कंपाउंड की जो है केमिकल कंपाउंड की संरचना होती है। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी टोल्ड बाय एज हैंड एंड आर्म ऑफ द एटम्स। देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताया, जैसे ह्यूमन बींग के 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है, 2 हाथ होते हैं। और ऑक्टोपस जो होता है उसके 5 हाथ होते हैं। सपोज करो कि हैंड उसके ऑक्टोपस के हाथ 8 होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टोपस के एक हाथ जो है, एक कंप्लीट ऑक्टोपस जो है, वो अगर 4 ह्यूमन बींग्स के साथ में अगर वो केमिकल कंपोजिशन करेगा तभी जो एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, क्योंकि भाई उसके 8 हार्ट हैं और ह्यूमन के 2 ही हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए 4 मतलब टोटल 8 हैंड की जरूरत पड़ेगी, तो 4 ह्यूमन बींग की जरूरत पड़ेगी। सो इसको हम इस हिसाब से बताया है। तो एक ऑक्टोपस जो है वो 4 ह्यूमन बींग के हैंड की जरूरत पड़ेगी उसको, ठीक है। ये इसके अंदर इन्होंने बताया। बस मैंने कहा आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया है। और उसी के हिसाब से वैलेंसी के हिसाब से ये जो चार्जेस हैं ये सारे जो हैं इसके अंदर बताए गए हैं। तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। अब है आगे हमारा जो इन्होंने बताया रूल्स क्या होते हैं जब हम एक केमिकल कंपाउंड को बनाते हैं। व्हाट आर द रूल दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला आर एज अंडर। जो रूल्स फॉलो होते हैं जिससे कि हम किसी का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं वो इस तरह से होते हैं। द वैलेंसीज और द चार्ज ऑफ द आटम मस्ट बी बैलेंस। सबसे पहली बात तो जो वैलेंसीज होती हैं और जो चार्ज होता है आयन का, वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, तभी वो सही से जो है एक स्टेबल कंपाउंड होगा। वैन द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल, जब एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल होता है या एक नॉन मेटल होता है, द नेम एंड द सिंबल ऑफ द मेटल इज नोन फर्स्ट। अगर मेटल और नॉन मेटल होता है तो सबसे पहले मेटल को हम पहले लिखेंगे, एंड देन फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो कैल्शियम के अंदर कैल्शियम मेटल है, ठीक है। कैल्शियम जो है ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो पहले हमारे को हम कैल्शियम लिखेंगे फिर ऑक्सीजन लिखेंगे, ये रूल्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे CaO लिखेंगे। जैसे लाइकवाइज क्या हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम मेटल है और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, तो सोडियम को पहले लिखेंगे और क्लोरीन को बाद में लिखेंगे। आयरन सल्फाइड को, इसमें आयरन मेटल है और सल्फर जो है वो है नॉन मेटल है, तो FeS हो जाएगा। कार्बन ऑक्साइड होगा CuO हो जाएगा, ठीक। तो ये इस टाइप से इसको लिखेंगे। एंड वेर इज ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल्स। इसके अंदर हमारे को ऑक्सीजन क्लोरीन और सल्फर जो है नॉन मेटल्स हैं, एंड आर रिटर्न ऑन द राइट साइड, तो वो उसको राइट साइड में लिखे हैं। वेर इज कैल्शियम सोडियम आयरन जो है आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड दे आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड। अंडरस्टूड।
जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये हो गया दूसरा रूल हो गया। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको हमेशा काम आएंगे। सो ये आपको रूल्स जो है बिल्कुल आपको हमेशा पता होने चाहिए वाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इन द कंपाउंड इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस। जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं पॉलीएटॉमिक्स आयन से बनते हैं, जो द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ द आयन इन ब्रैकेट। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं तो उसको अगर हमारे को लिखना हो तो उसको ब्रैकेट में बंद करना होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ हाइड्रोक्साइड की, तो हाइड्रोक्साइड के अंदर ये पॉलीएटॉमिक का कंपाउंड होता है, जो जब भी इसको हम लिखेंगे तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, ब्रैकेट में करके इसका माइनस चार्ज लगा देंगे। ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इन केस ऑफ द नंबर ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है 2+ होता है, इसकी वैलेंसी जो होती है, और हाइड्रोक्साइड की जैसे मैंने अभी आपको बताया ये -1 होती है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये बनाएंगे MgOH2, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, ताकि जो है ये अंडरस्टूड रहे कि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो वन ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH के अंदर भी ऐसी, अगर अगर एक ही मतलब उसकी वैलेंसी है तो हमारे को ब्रैकेट की जरूरत नहीं होता है। जैसे कि जैसे हमारा अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि इन दोनों की वैलेंसी, इसकी प्लस है इसकी माइनस है, तो इसमें हमारे को ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको हम सीधा NaOH लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ द फॉर्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंड। अब फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, अभी तो हमने बात की वैलेंसी के बारे में, अब फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, हैं? तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। जो कंपाउंड जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है जो कि 2 डिफरेंट एलिमेंट से बनता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड। द वैलेंसी ऑफ सम आयंस आर गिवन इन द टेबल 3.6। वो मैंने अभी आपको बताया 3.6 के अंदर एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर वैलेंसीज दे रखी है। यू कैन यूज दिस टू राइट दिस। आपको अगर अभी याद नहीं है तो आप उस टेबल को यूज करके आप इसको अभी सीख सकते हो, लेकिन आपको याद तो बाद में करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इसकी टेबल 3.6 गो थ्रू इट कर लीजिए। While writing the chemical formula for the compounds, we write the constituent elements and their valency as shown below. ठीक है, then we cross over the valencies of the combine। हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इसके अंदर जो बेसिक जो चीज़ है, हमारे को सबसे पहले इसकी वैलेंसीज लिखनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है, HCl। ठीक है, ये +1 होता है, इसका -1 होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है और इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो अब हमारे को करना क्या है, जब हम इसके कंपाउंड को बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी वैलेंसी को यहाँ लिख देंगे, इसकी वैलेंसी को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, H, अब 1 से मल्टीप्लाई तो हमको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और Cl को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिखेंगे। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी HCl। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल हो गया। अब इसके बाद में हम आपसे बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ सल्फर लिख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी स्टूडेंट्स 1 होती है, सल्फाइड की जो होती है 2 होती है। अब हमारे को कंपाउंड फार्मूला इसका लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्लोज मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, ये H2S। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा जो कि आपकी NCERT बुक के अंदर भी समझाया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो बिल्कुल साधारण तरीके से है कि आपको वैलेंसीज के हिसाब से एक केमिकल फॉर्मूले की संरचना या उसको कैसे लिखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अगर मैं सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखता हूँ तो पहले मैं लिखूंगा सोडियम, उसके बाद मैं लिखता हूँ नाइट्रेट। ठीक है, अब सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो आपको पता ही है +1 होती है, और इसकी जो होती है वो -1 होती है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो सोडियम इंटू 1 यानी कि सोडियम, और नाइट्रेट इज इक्वल टू NO3, क्योंकि इसकी 1 भी है तो इसको हम लिखेंगे सिंपली NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, जो कि आपके NCERT के अंदर दिया हुआ है। अगला जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दिया है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम की वैलेंसी लिखते हैं और फिर हम
ऑक्साइड की लिखते हैं। कैल्शियम की वैलेंसी जो होती है आपको पता है 2 होती है, और इसकी जो होती है 1 होती है। हमको करना क्या है, सिंपली क्लोज मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैल्शियम को जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, कैल्शियम को तो 1 से करेंगे कैल्शियम ही हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड क्योंकि 2 है और ये मल्टी वो तो है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। Note that the formula of the calcium hydroxide is Ca bracket में OH2 and not Ca without bracket OH2. We use bracket when we have 2 or more of the same ion in the formula. अगर हमारे को 2 या 2 से अधिक ions एक formula के होते हैं, here the bracket around the OH will subscript to indicate that there are 2 hydroxyl groups joined in one calcium ion. इसका मतलब ये है कि एक कैल्शियम के साथ में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इन अदर वर्ड 2 एटम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसलिए हमने इसमें ब्रैकेट का यूज किया है। अगले की बात करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम लिख लेते हैं, फिर कार्बोनेट लिख लेते हैं, ठीक है। सोडियम का आपको पता ही है 1 होता है और कार्बोनेट का होता है 2, तो हमको फिर से वही करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3, क्योंकि अब ये देखो अब इसकी वैलेंसी 1 है तो हमारे को CO3 को ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सिंपल फार्मूला जो बनेगा हमारा वो बनेगा Na2CO3, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे को ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम इसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं। तो अमोनियम सल्फेट के अंदर क्या होता है, अमोनियम लिख लेते हैं पहले हम, अमोनियम, ठीक है, NH4, और सल्फेट को लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब अमोनियम का जो है वैलेंसी जो होती है 1 होती है, और सल्फेट की जो होती है 2 होती है माइनस में। ये आप टेबल से देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में हमारे को क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NH4, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है ना, तो हमको इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, और SO4, यानी कि इसको हम लिखेंगे NH4 की होल ब्रैकेट 2 SO4, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। ये आपको कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे इन्होंने ये एग्जांपल ये आपके ब्लूप्रिंट के अंदर भी दिए हुए हैं, जिसका आप प्रैक्टिस के लिए, इसको मैं स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, जिसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप कवर करूँगा, तो आप उसको मिस मत करना, क्योंकि वही उसी में से ही आपका एग्ज़ाम जो है यूजुअली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ मोलिकुलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। तो मोलिकुलर मास और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो मोलिकुलर मास क्या होता है, देखिए थोड़ा सा मोलिकुलर मास के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा द कॉन्सेप्ट ऑफ द अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट किया है एटॉमिक मास का वो किया है। द कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास। द मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट। तो मोलिकुलर मास क्या होता है, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ द कंपाउंड एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर भी कैलकुलेट करते हैं, AMU के अंदर, ठीक है। तो और इसको लेकिन आजकल हम U बोलते हैं, तो अब AMU का यूज़ नहीं करते, अब सिर्फ U का ही यूज़ करते हैं, तो आप U का ही यूज़ कीजिएगा। देखो इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपका, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारे को H2O की बात करनी है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का, वो होता है 1 म्यू, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो होता है वो क्या होता है 16 म्यू होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो द मोलिकुलर मास ऑफ द वाटर विच कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज कितना होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 16, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 18 म्यू आएगा। तो इसका जो मोलिकुलर मास होगा वाटर का वो है 18 म्यू, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमको कैलकुलेट करना है। अब हमारे को HNO3 के बारे में बता रहा है। तो मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे को सीधा कैलकुलेट करना है। देखो
हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, और अपना नाइट्रोजन का क्या होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 3 इंटू 16 हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 63, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसके अंदर हम आपको मोलिकुलर मास जो है निकाल सकते हैं। तो बस इसका कुछ नहीं है, मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमें इनका एटॉमिक जो भी नंबर्स होते हैं वो उनको प्लस कर देना है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला यूनिट मास, द formula unit mass is the substance of a substance is the sum of atomic masses of all the atom in the formula unit of a compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass. The only difference is that इसका डिफरेंस क्या होता है, जैसे कैलकुलेट तो इसको ऐसे ही करना होता है मोलिकुलर मास की तरह, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है, we use the word formula unit for those substances which whose constituents particles are ion. बोले तो इसके अंदर हम वो इसका डिफरेंस क्या होता है कि इसको हम उसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आयंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर NaCl होता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका यूनिट मास क्या होता है 1 इंटू 23, सोडियम का 23 होता है, ये आप टेबल से देख सकते हो, ठीक है। और क्लोरीन का क्या होता है 35.5, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो सोडियम और क्लोरीन को आप वो करेंगे तो वो आ जाएगा 58.5। तो इसका जो ये आएगा जो इसका यूनिट मास आएगा वो 58.5 म्यू आएगा, जो कि आपको दे रखा है, ठीक है। अब कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास अब हमारे को निकालना है CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड का। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस अगर टू इंटू एटोमिक मास ऑफ क्लोरीन कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो कैल्शियम का एटोमिक मास आपको पता ही है 40 होता है, 40 होता है, हाँ। और इसके अंदर क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है, तो जब इसको हम प्लस करेंगे तो 111 म्यू आ जाएगा। तो ये इसका यूनिट मास होता है, फॉर्मूला यूनिट मास होता है कैल्शियम क्लोराइड का। सिंपल है, अभी तक मैं बिल्कुल आपको सिंपल बताया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स काफ़ी इसको डिफ़िकल्ट मानते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आप मेरी इस वीडियो को ढंग से देखेंगे ना तो आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम जब सपोज करो कि इसके अंदर हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के लिए और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया है, तो 2H2O बन गया। द अबव रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है जो कि कंबाइन किए हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, जिससे कि हमारे को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ही हुआ ना। सो यानी कि इसका मतलब क्या है, 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और कंबाइन विद 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म 36 यूनिट ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे ही हुआ है इसके अंदर। तो ये अभी तक हमने यही देखा इस वाली रिएक्शन के हिसाब से, भाई इस रिएक्शन के हिसाब से 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन और 32 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन जो है केमिकली रिएक्ट करके 36 यूनिट ऑफ वाटर बना रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन इंटरफेयर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी करेक्टराइज बाय मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उसको हम करेक्टराइज कर सकते हैं मास से या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम। लेकिन कभी का केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एटम्स को भी करता है। टेकिंग पार्ट इन टू रिएक्शन इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। तो ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा कि अगर हम उस मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ एटम्स के रूप में अगर उसको हम वो करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो उसको हम एटम्स के रूप में उसको करेक्टराइज कर सकते हैं रादर देन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन देयर मासेस, ठीक है। अगर हम मास को ना कंसिडर करके नंबर ऑफ एटम्स को करेंगे तो हमारे को मोल की रिक्वायरमेंट होगी। द मोल, सिंबल ऑफ मोल
इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस द 1 मोल कंटेन एग्जैक्टली, एक मोल के अंदर एग्जैक्टली कितने क्या होते हैं, एग्जैक्टली 6.22 इंटू 10⁻⁴ एलिमेंट्री एंटाइटिटीज। मतलब कि अगर मैं बात करूं एक मोल के अंदर जो हैं, एक मोल के अंदर हमारे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, एक मोल, उसके एक मोल जो ये चीज़ है, तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई गई है। उसके अंदर उतनी एंटाइटीज होंगी। अगर मैं बात करता हूँ एक आयन है, देखिए वन मोल आयन है, तो उसके अंदर कितने, 1 मोल आयन है तो उसके अंदर कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻3 आयंस होंगे। तो जिस चीज़ में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी चीज़ में आपको उसका आंसर देना है, बस इसके अंदर ये है। सो दिस नंबर इज कॉल्ड फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। तो इसको बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, विच एक्सप्रेसेस द यूनिट पर मोल एंड इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो 6.022 022 into 10⁻³ is nothing but is this Avogadro constant which is represented by Na. The amount of substance symbol N, अब N के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है N, क्या होता है। N of a substance is a measure of the number of specified elementary entities, मतलब उसके अंदर कितने एटम्स होंगे या एलिमेंट्री एंटाइटिटीज होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे N से। द एलिमेंट्री एंटाइटिटीज में भी एटम, वो एक एटम भी हो सकता है, एंटाइटी के अंदर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या एनी अदर पार्टिकल ऑफ द स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ द पार्टिकल। द मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सिस्टम दैट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटाइटिटीज। तो मोल के अंदर क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मोलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, या और कोई पार्टिकल्स की पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि उस स्पेसिफाइड ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं, एक मोल के अंदर इज 1 मोल ऑफ समथिंग इज 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर्स। अगर एक डजन की बात करते हैं तो 12 नंबर होते हैं, एक ग्रोस की बात करते हैं तो 144 नंबर होते हैं। बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू द नंबर, अ मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेजेस ओवर डजन और अ ग्रोस। देखो हम क्या करते हैं, हमारी शुरू से कोशिश क्या होती है कि हमारे को बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं या केले लेने जाते हैं तो हमें दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। अगर हम उस भैया को बोले कि भैया आप हमारे को 84 केले दे दो, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। अगर हम उसको बोलते हैं कि आप भैया 6 दर्जन केले दे दो, तो वो सीधा 6 दर्जन के हिसाब से 84 केले आपको दे देगा। तो हमारे को छोटे यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने एक मोल कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट ने निकाला है, जिसके अंदर, जिसका मतलब है कि विच इज एनीथिंग हैविंग विच एनी सब्सटेंस विच इज हैविंग 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इन इट। सो इसलिए हमारे को मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी है। The mass of the 1 mole of the substance is equal to its relative atomic or molecular mass of the in grams। तो जो एक ग्राम के अंदर जो उसका जो मोलिकुलर मास होता है, उसके अंदर हमारा एक मोल जो है एटॉमिक्स नंबर, एटॉमिक्स उसमें एटम्स होते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट गिव्स अस द मास होता, जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, विच गिव्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन द एटॉमिक मास यूनिट। टू गेट द मास ऑफ द, अगर हमारे को एक मोल एटम का जो है मास एलिमेंट का लेना है, तो मोलिकुलर मास, तो मोलर मास वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट म्यू। हमारे को उसका अगर 1 ग्राम कोई भी चीज़ हमारा मोलर मास दिया हुआ है, तो उसको हम क्या नाम है, उसके एटम्स निकाल सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द यूनिट म्यू। ग्राम से फिर हम उसको म्यू के अंदर कर देंगे। सो द मोलर मास ऑफ द एटम इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। उसको मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल से बताऊं तो एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 1 म्यू। ठीक है, एटॉमिक मास
वैसे तो 1 ग्राम होता है, लेकिन अगर मैं ग्राम को हटा देता हूँ तो 1 म्यू होता है। तो सो द ग्राम एटॉमिक मास उसका 1 ग्राम होगा, ग्राम एटॉमिक मास उसका 1 ग्राम ही होगा, लेकिन एटॉमिक मास जो होगा वो 1 म्यू होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। एटॉमिक मास 1 म्यू और ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम। ठीक है, अब हमारे को 1 म्यू हाइड्रोजन हैज 1 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 मोल ऑफ एटम। देखो, 1 म्यू के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 1 मोल एटम है, यानी कि उसके अंदर 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 म्यू हाइड्रोजन के अंदर एक एक एटम हाइड्रोजन का मौजूद है, और उसके अंदर एक एक उसको या ऐसे बोल सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन है जिसके अंदर 1 मोल एटम होंगे, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हैज 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर 16 म्यू अगर ऑक्सीजन है तो उसके अंदर एक एटम है ऑक्सीजन का, यानी कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज 1 मोल ऑफ एटम, यानी कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 1 मोल एटम होगा, यानी कि इतने होंगे 6.022 इंटू 10⁻³ एटम। उसके अंदर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होंगे, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज हैविंग 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अंडरस्टूड। ये आपको बताने की कोशिश की है कि मतलब 1 मोल जो ऑक्सीजन होगा उसके अंदर इतने एटम्स होंगे। आई थिंक आपको अब बात समझ में आ गई होगी कि मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं। अभी तक तो हमने बात करी उसके ग्राम्स की बात करी, भाई एक ऑक्सीजन के मोलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 16 ग्राम वजन होता है, और 16 ग्राम वजन अगर ऑक्सीजन का है तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। So understood, it is clear to all. Okay, to find the gram molecular mass or molar mass of the molecule we kept the numerical value the same as molecular mass। ठीक है, हमारे को सेम ही रखनी पड़ेगी, बट सिंपली चेंज द यूनिट फ्रॉम म्यू टू ग्राम। अगर हमारे को चेंज करना है मोलिकुलर मास का या मोलर मास का, तो हमारे को उसकी जो है जो उसकी वो यूनिट है म्यू से ग्राम कर देनी है। ठीक है, देखो जैसे कि बात करें 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ ओनली 1 मोलिकुलर वाटर। ठीक है, अगर 18 ग्राम, देखो हाइड्रोजन क्या है 2 है और ऑक्सीजन वो है, तो ये 2 + 16 इज इक्वल टू 18। तो 18 ग्राम वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ वाटर होगा, ये 1 मोल के बराबर होगा ना, 1 मोल के बराबर होगा। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 grams of water has 1 molecules of water। So 18 gram of water has 1 mole of molecules of water that contain 6.22 into 10⁻³ ठीक है, 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसके अंदर इतने मोलिक्यूल्स होंगे वाटर के। ठीक है, तो 18 ग्राम्स के वाटर के अंदर 1 मोल होगा, और 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स ऑफ वाटर्स होंगे। अब देखो, जो केमिस्ट होते हैं जो दवाई वगैरह बनाते हैं उनको भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि इसी के हिसाब से ही वो केमिकल रिएक्शंस को अपने कैरी आउट करते हैं। ठीक है, अब 1 मोल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है 6.022 इंटू 10⁻³ इट इज द रिलेटिव मास इन ग्राम। दस 1 मोल इज अ केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। सो एक मोल जो है केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट भी होती है। इन अदर वर्ड्स, मोल वाज इंट्रोड्यूस अराउंड इन 1896 बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड, who derived the terms from the Latin word moles meaning the heap or piles. A substance may be considered as heap or atoms of the molecules. The unit was mole was accepted, इसको accept किया गया था 1967 में to provide the simple way of reporting the large number। इससे हम सिंपल वे है जिससे कि हम लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द मैसिव हीप ऑफ एटम और मोलिक्यूल आर वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स इन्होंने जो कुछ एक्सरसाइजेज दी हैं, एक्सरसाइज 3.3 उसके अंदर क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, 50 ग्राम्स ऑफ हीलियम फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास। अब इसके अंदर हमारे को मोल्स निकालने हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, वो हम करेंगे n से। भाई कितने मोल्स उसके अंदर मौजूद है उसको हम हमेशा
स्मॉल वाले n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी हमारे को मास दिया होता है उसको हम स्मॉल m से, जो भी मास हमको दे रखा है, और मोलर मास को, जो मोलर मास होता है वो हम बड़े m से डिनोट करेंगे, और द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो हम n से डिनोट करेंगे, और एक एवोगाड्रो कांस्टेंट जो मैंने आपको बताया 6.022 इंटू 10⁻³ उसको हम na से डिनोट करेंगे। ये एक यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। तो अब हमको पहले क्वेश्चंस के अंदर, जैसे हमको पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना है हमारा 4 म्यू दे रखा है, मोलर मास ऑफ हीलियम कितना है 4 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे को निकालना है, तो नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास यानी कि m ओब्लिक कैपिटल M। तो इसका गिवन मास हमारे को क्या दे रखा है 52 ग्राम्स दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और हमारा जो इसका मोलिकुलर मास है इसमें 4 होता है, तो ये हो गया 13। तो इसके आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे 13, n इज इक्वल टू 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। इसमें दो तीन क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला ये वाला है, तो आप इसको, इस वाले फार्मूले को थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ हीलियम एटम, तो इसके अंदर हमारे को मोल्स निकालने हैं अब हमारे को, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल है, इसके अंदर दूसरा फार्मूला लगेगा, तो मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल को तो हम n से ही लिखेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, जो नंबर्स ऑफ हमारे को वो दे रखा है ना, जो नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं उसको हम n से डिनोट करेंगे, और एवोगाड्रो कांस्टेंट इसको na से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला आप देख लीजिए। तो हमारे को नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इसमें 12.0444 दे रखा है, और इस नंबर ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट का कितना ये वाला है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 23 से ये कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 2 के, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 2। बड़ा सिंपल है फार्मूला, बस आपको याद होना चाहिए। तो इसका दूसरा जो फार्मूला है स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। अब अगला जो हमारे एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे को मास निकालना है, जिसके सबसे पहला जो है हमारा 0.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो हमारे को इसका मास निकालना है, यानी कि हमारे को m निकालना है, ठीक है, मास निकालना ना। तो हमारे को सबसे पहले इसमें दे क्या रखा है, नंबर ऑफ मोल दे रखा है। अब हमारे को नंबर ऑफ मोल हमारे को दिया हुआ है n इज इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ ना। तो अब उसके बाद में हमारे को क्या करना है, तो इसमें मास जो निकालना है उसको हम कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू m बाय m करेंगे ना इसको, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। तो हमारे को निकालना m है, तो इसको मैं n इंटू m कर लूँगा, ठीक है। इससे हमारे को ये जो है इसका मास निकल जाएगा। तो n कितना हमारे को दे रखा है 0.5 दे रखा है, और m कितना हमारा m कितना होता है, मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, बताओ कितना होता है, वो होता है 28 होता है नाइट्रोजन का, 14 दूनी 28 होता है ना। तो 14 दूनी 28 इज इक्वल टू m हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। तो मोलर मास हमारा कितना आएगा 14 ग्राम्स आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कितने हमारे जो है वो क्या नाम है, वो होगा अपना मोल होगा, एक सेकेंड। सो अब हमारे को इसका सी पार्ट देखना है। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, दैट 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अब हमारे को इसके अंदर जो थर्ड पार्ट का है उसके अंदर जो एक फार्मूला लगाना पड़ेगा वो ये वाला लगेगा, ये वाला। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे को n दे रखा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा n अपॉन Na, यानी कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे को दे रखे हैं, कितना दे रखा है 3.011 इंटू 10⁻23,
और जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है हमारा कितना है 6.022 इनटू 10⁻23। अब इसको मैं वो कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से वो हो जाएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, वो उसका एम एम हमारे को अगर वो मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, m इंटू एन करके निकाल देंगे। यानी कि m हमारा कितना है 14 है, और नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हैं 2 हैं, यानी 14 गुना में 2 इज इक्वल टू 14 वो है, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमारे को इतने दे रखे हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट इतना है, ठीक है। तो इससे हम जब हम इसको निकालेंगे तो ये 14 तो उसका मोलर मास है, इसको हम एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो एन हमारा निकालने के लिए ये इस तरह से निकलेगा, तो ये 0.5 आ गया, तो ये 7 ग्राम्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसको ऐसे निकालेंगे। अब इसके अंदर हमारे को एक फॉर्मूला जो देखना है, देखो हमारे को एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, और एन इज इक्वल टू हमारा एक और वो होता है ना, दूसरा वाला फॉर्मूला भी होता है, यानी कि जैसे हमारा एन जो है एक सेकेंड, एन दो फार्मूले हैं, एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन अपॉन एन ए लिख सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों फार्मूले होते हैं, तो हमारे को अगर ये चीज़ निकालनी है तो हम इन दोनों को इक्वल रख के भी इस फार्मूले को इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने इसमें किया हुआ है। तो एम हमारे को निकालने के लिए इन्होंने किया क्या, हमारे को इसमें एम निकालना था ना, तो एम निकालने के लिए एम से मल्टीप्लाई कर दिया एन अपॉन एन ए, तो इसी से ये हमारा जो है सोल्यूशन निकल गया इसके अंदर, सिंपल, ठीक है। अब अगला जो इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल के अंदर अब इन्होंने पूछा है, तो इसके अंदर हमारे को कुछ नहीं करना है। अब हमारे को नंबर ऑफ वो निकालना है ना, वो मोलिक्यूल्स निकालना है, तो हमारे को एन निकालना है इसमें। तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर मास मल्टीप्लाई में एन ओब्लिक एन ए, तो इसके अंदर रख लो आप, मोलर मास कितना होता है इसका 28 होता है, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि 28 ग्राम्स हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 28 ग्राम्स। क्योंकि वो 1 क्यों आया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दे रखे हैं 6.022 इंटू 10⁻³ दे रखे हैं, और एवोगैड्रो कांस्टेंट भी 6.022 इंटू 10⁻23 दे रखे हैं। तो इस केस में एन जो आएगा हमारा वो 6.022 इंटू 10⁻23 ओब्लिक में सेम चीज़ आ जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ये कटने के बाद में एन जो है 1 आएगा। तो इस केस में जो इसका हमारा निकल के आया है, एम मोलर मास निकल के आया है 28 ग्राम निकल के आया है, 28 ग्राम। मोलर मास को जो गिवन मास जो मास होता है उसको हम ग्राम के अंदर लिखते हैं, ओके। और अभी इसका एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल जो इसके अंदर बनते हैं वो है ये वाला है। जैसे अगला क्वेश्चन ये वाला दे रखा है इन्होंने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि स्मॉल एन निकालना है, ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम फ्रॉम मास। अब 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स निकालना है उसके मास के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो है अभी आपको बताया था मैंने, ये यहाँ से आपको यहाँ से निकालते हैं, ये वाला ना, ये आपका सॉल्यूशन इसमें दे रखा है एनसीईआरटी बुक के अंदर। सो नंबर ऑफ एटम्स हमको निकालना है, तो गिवन मास ओब्लिक मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, अगर इसको हम कर देंगे तो निकल जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एम ओब्लिक कैपिटल एम इंटू एन ए। तो स्मॉल एम हमारे को 46 दिया हुआ है, और इसका जो मोलर मास होता है नाइट्रोजन का 23 होता है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नाइट्रोजन का मोलर मास निकल आएगा। ये फार्मूला बस आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि एन, ठीक है, इज इक्वल टू एम ओब्लिक एम इंटू एन
ए। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है बस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे को अगर निकालने हैं तो हमारे को जो एवोगैड्रो कांस्टेंट से एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एन क्या है, एम ओब्लिक एम, यानी कि एम इज़ द गिवन मास और एम इज़ द मोलर मास। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के अंदर लगेगा, तो आप इस वाले फार्मूले को सही से याद कर लीजिए। अगला जो हमारे से इन क्वेश्चन पूछा है 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल के अंदर कितने वो होंगे, पार्टिकल्स होंगे। तो ये भी बिल्कुल सेम होगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स तो गिवन मास ओब्लिक मोलर मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसके अंदर गिवन मास 8 है और मोलर मास 32 है और एवोगैड्रो कांस्टेंट हो गया, तो ये इतना इसका आंसर निकल गया है। ठीक है। और लास्ट जो अपना जो थर्ड इसका पार्ट, जो थर्ड इसमें पार्ट इन्होंने पूछा है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द गिवन मोल। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स के अंदर हमको निकालना है कि कितने होंगे। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल इनटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, क्योंकि एन जो होता है, एन ओब्लिक एन होता है ना, तो हमारे को क्या निकालना है, हमारे को एन दे रखा है इसमें, एन हमारे को क्या दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है। ठीक है। और एन हमको पता ही है, तो हमको एन निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.022 इंटू 10⁻22। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका ये वाला जो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 का फुल डिस्क्रिप्शन अब पूरा हो गया है। इसके अंदर हमने जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो आपका दिया हुआ है वो हमने सारा इसमें कवर कर लिया है। एनसीईआरटी बुक्स का सारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 के अंदर। अब हम थर्ड पार्ट के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आपके सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से जो डिज़ाइन किए हैं हमने, तो आप उसको कीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन यूजुअली आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में स्टूडेंट्स के अंदर इसको शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिटेड हो। और इस जो भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, जो भी अलर्ट आएगा बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी मेरी वीडियोस होती हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।